नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज की चर्चा शुरू करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं और विकास पांडे भाजपा के नगर भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और राधे श्याम जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आप सभी का। जो 2024 के चुनाव से पहले का जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो पूरी तरह से गर्मा रहा है और नए नए नारे, नई नई नीतियां, नए नए कार्यक्रम सामने आ रहे हैं रोज। और एक लाइन सी बनती जा रही है चुनाव की, क्या लाइन होगी वो धीरे धीरे स्पष्ट होने की ओर बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके एक नया नारा दिया है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी उनका ही नारा था और सारी विधानसभा चुनाव सीटें जीतने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। इस बार उनका नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इसी का सपोर्टिंग नारा है, अब की बार भाजपा हारेगी बूथ, अहंकार उतारेगा यूथ। तो ये नारे हैं अखिलेश यादव जी के, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इस नारे के पीछे भी आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें छिपी हैं। 80 जीतने की बात वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी गठबंधन का जो पेंच है वो फंसा है और सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी स्वरूप में गठबंधन हो। हालांकि ये चीज भी बहुत स्पष्ट है। तो अभी 2 दिन पहले प्रकाश पाल जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी से गठबंधन हो जाए तो उसका उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ने वाला, समाजवादी पार्टी का शरद पवार जी की पार्टी से गठबंधन हो जाए तो यहाँ कौन सा असर पड़ने वाला। तो ये सारी चीजें भी हैं। कांग्रेस से अगर गठबंधन हो जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीटों पर लाभ मिले। ये सारी चीजें हैं, लेकिन और इसी से जुड़ा हुआ ये नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। 2019 का चुनाव जो हुआ था इससे पहले, उसमें बसपा से गठबंधन हुआ था और बड़ा जो राजनीतिक समीकरण है वो बड़ा भयावह तरीके से देखे जा रहे थे जब गठबंधन हुआ था कि सपा और बसपा मिलकर के एक बड़ी ताकत बन गई है और एक अहम रोल इस लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो जो भी कयास थे वो उल्टे पड़ गए। 10 सांसद बसपा के जीते, 5 सांसद सपा समाजवादी पार्टी के जीते और केवल 1 सांसद कांग्रेस से जीता। भाजपा ने 64 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में। और अब 2024 की सारी तैयारियां चल रही हैं। महा जनसंपर्क अभियान 1 महीने का जो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न वर्गों तक पहुंचने का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर चला रखा है। दूसरी पार्टियां भी, समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के बहाने कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। और कांग्रेस की भी स्थिति है। कांग्रेस फिलहाल जो प्रदेश हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद जो और प्रदेश अब हैं जहाँ हाल में ही चुनाव होना है, उन प्रदेशों में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रैलियाँ शुरू हो गई हैं और चुनाव के कार्यक्रम जैसे ही आते हैं, घोषित होते हैं, वैसे ही प्रचार और संपर्क अभियान तेज होगा। तो आज हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे, इसी नारे पर चर्चा करेंगे, 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश जी ने एक और बयान दिया है, एक और ट्वीट किया है कि जो निवेशक सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं उसमें उन्होंने कहा है, जिस भाषा में वो तंज कसते हैं, जिस भाषा में वो कहते हैं कि निवेशक सम्मेलन में कट्टे तमंचे की आपूर्ति और उत्पादन के करार पर हस्ताक्षर किए गए। कौशल विकास के प्रशिक्षण में अपराधों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से हमलावर हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव।
और उन्हीं तैयारियों को लेकर के, और खास तौर से जो पिछला चुनाव वो हारे हैं पूरी तैयारी के बाद में भी, लेकिन सीटों की संख्या बड़ी है, वोट का प्रतिशत बड़ा है, वो उनके हौसले को बढ़ा रहा है। भले ही वो सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरह से सीटों की संख्या बढ़ी है और वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, वो अखिलेश यादव के उत्साह को और बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये नारा याद उन्होंने किया है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। और लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटों से कितनी सीटें बढ़ा पाती है, गठबंधन समाजवादी पार्टी का किस पार्टी से होता है। ये सारी चीजें रहेंगी जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे राधे श्याम से ही शुरू करें, समाजवादी पार्टी का मामला है। और ये सारी चीजें, अखिलेश यादव का जो बयान है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और एक बड़ा संकल्प, और खास तौर से जो भी हो, बड़े बड़े उनकी जब गठबंधन रहा समाजवादी पार्टी का दूसरे दलों से, ओम प्रकाश राजभर बहुत तंज कसा करते थे कि वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज देखने में आई है, तमाम से जिलों की समाजवादी पार्टी से खबरें आती हैं। समाजवादी पार्टी में संभव है उतने कार्यक्रम ना होते हो जितने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मौसम की परवाह नहीं करता। कार्यकर्ता केवल झंडा देखता है, कार्यकर्ता झंडा देख करके दौड़ पड़ता है। और अखिलेश यादव जी भले ही ना निकलते हों, ना निकले हों कभी, लेकिन जब से वो निकले हैं, जब से उनका अभियान शुरू हुआ है, कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी के होते हैं उनमें उनकी सफलता का जो मानक है वो कहीं से कमजोर दिखता नहीं। तो जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, वो निश्चित रूप से जो अवसरवादी लोग हैं उन्हें आप, वो तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो बेस मूल कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से अपने नेता को देखता है, साइकिल को देखता है और समाजवादी पार्टी के झंडे को देखता है। ये चीजें देखने में आई हैं कि भले ही कार्यक्रम उनके बहुत दिन बाद होते हो, लेकिन आप देखिए नवी सारण की जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, उसकी सीतापुर के जो उनके कार्यक्रम में उन्हें देखिए आप। तो जो राजनीतिक दलों की तैयारियां रहती हैं वो राजनीतिक दलों की तैयारियां दिखती हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियों की जो परीक्षा है वो चुनाव में होती है। चुनाव 2024 में है। इस परीक्षा में सभी को अपनी ताकत आजमानी है, अपनी शक्ति आजमानी है। और जैसा कि हमने कहा कि बसपा से गठबंधन करके बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। और याद हो आपको कि ये लगता था कि ये गठबंधन चिरजीवी हो गया है। पार्टी ने झंडे बदल दिए थे, दोनों झंडों को मिलाकर के झंडा बना दिया था, जबकि पार्टी के संविधान होते हैं उसमें सब लिखा रहता है कि झंडे का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इतने अति उत्साहित थे समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग कि दोनों झंडों को मिलाकर के एक झंडा बना दिया था, और लगता था कि ये जो गठबंधन बना है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। लेकिन गठबंधन चुनाव के बाद ही टूट गया, और उसके बाद में सारे दलों को आपके आपस में मिलने की बात हो रही है। जिन दलों से बात नहीं होती थी, समाजवादी पार्टी की बात नहीं होती थी, भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए उत्तर प्रदेश के पड़ाव में, लेकिन अब उसके बाद में लखनऊ में जब अडानी का मुद्दा उठा, तब समाजवादी पार्टी अन्य दलों के साथ खड़ी दिखाई दी, कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। लेकिन बसपा से कोई नजदीकी कोई बयान फिलहाल नजर नहीं आता। इसी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। चुनाव 24 में होंगे और चुनाव तक हर दिन नई परिस्थितियां, नए बयान, नए समीकरण, नई नई चीजें सामने आएंगी। चर्चा हम करते रहेंगे। तो राधेश्याम, क्या है इस नारे का मतलब, 80 हराओ भाजपा हटाओ? देखिए, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और संकल्प बड़ा है, नारा
जो है उसका मायने बहुत बड़े हैं, ये सही बात है। लेकिन संकल्प बड़ा हम लोगों को लेने की इसलिए जरूरत है कि हम सबसे बड़े प्रदेश में पार्टी हैं और यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी उत्तर प्रदेश के सहारे दिल्ली में सरकार चला रही है। हम लोगों का ये प्रयास है और करेंगे भी प्रयास पूरा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पूरा पत्ता साफ हो। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 80 हराओ भाजपा हटाओ का जो नारा दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश से लबरेज है, कहीं निराशा का भाव नहीं है। और हम लोग 24 घंटे उसी बोर्ड में रहते हैं। सरकार बनना न बनना, विपक्ष में होना, इस बात का कोई असर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे नहीं पड़ता है। कोई भी इस तरह के, हमारा ये सिस्टम नहीं है कि सरकार नहीं बनी तो निराश हो गए, घर में छुप के बैठ गए, छुपी हुई राजनीति करने लगे, इधर उधर भाग गए। सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी है, जनता हमारे साथ है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे पास 111 विधायक हैं, बड़ी मजबूती के साथ हम सड़क से लेकर सदन तक मुकाबला कर रहे हैं सरकार का और चुनाव में भी करेंगे। रही बात गठबंधन होना न होना, ये आगामी समय पर निर्भर करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर निर्भर करेगा, अन्य दलों से जो बातचीत होगी उस पर निर्भर करेगा। पिछला गठबंधन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सारी चीजें राजनीति में स्वाभाविक हैं। राजनीति में गठबंधन करना एक प्रयोगशाला की तरह है। प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। और रही बात ये कि कोई ये मान ले कि ये नारा बहुत बड़ा है, पूरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक जमाना था, एक दौर था जब प्रचंड बहुमत थी कांग्रेस की और पूरे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से गाजियाबाद तक सब कुछ कांग्रेस का था। आज वो पोजीशन है कि 80 हराओ वाली पोजीशन पे पहुंच गई कांग्रेस। एक सीट रायबरेली को छोड़ दें अगर हम, तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई सीट नहीं आई। तो आज अगर इन लोगों का ये सिस्टम है तो ऐसा नहीं कि जनता परिवर्तन नहीं कर सकती है। और परिवर्तन तभी होगा जब संकल्प बड़ा होगा, विकल्प बड़ा होगा। और हमें उम्मीद है कि हम लोग बड़े विकल्प बन के उभरेंगे और बड़ा संकल्प भी पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के रास्ते जो दिल्ली तक जाते हैं, हम उन रास्तों पर अपना बैरियर लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बोले हम शेखर भाई, जैसा कि आपने समीक्षा की तो उसमें बहुत सारे उत्तर भी छिपे हुए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने तो अभी हार मान ली है। 80 हराओ, लेकिन जिताओ किसको? इन्हें खुद अपने पर विश्वास नहीं है कि हम आ रहे हैं। कारण क्या कि 80 हराओ, तो जनता ये भी तो प्रश्न पूछेगी समाजवादी पार्टी से कि फिर 80 जिताओ किसे? उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये हार पूरी तरीके से मान चुके हैं कि हमको तो हारना ही है। दूसरी बात ये कि अभी आप साथी हमारे कह रहे थे कि हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे एक्शन मूड में रहता है। तो एक्शन मूड कहाँ पे दिखा? हमारे जनपद के जो साथी हैं ये बताएं कि अखिलेश जी कितनी बार कोई बड़ी रैली जनपद में किए, कितनी बार आए, कार्यकर्ताओं से मिले, उन्होंने जन सरोकारों से जुड़ने पर कितने आंदोलन किए? कुछ भी नहीं। ये सब पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में सुसुप्तावस्था में पड़ी रही। और जैसा कि राजभर जी कहते थे कि एसी से नहीं निकलते हैं, और जिसका नेता ही एसी से नहीं निकलता, उसके कार्यकर्ता कितना निकलते होंगे? डिबेट में शायद कुछ भी कह लें, वो अलग बात है, लेकिन यही परिस्थिति सभी कार्यकर्ताओं की है पूरे प्रदेश में। आप देख लीजिए। हाँ, हमारी सरकार है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्तासीन हो जाता है तो शिथिल हो जाता है, लेकिन हमारी सरकार जब से बनी, केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी,
तब से हमारा कार्यकर्ता और दुगनी ताकत के साथ जन सरोकारों से जुड़ा, उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार संवेदनशील है, लगातार जन सरोकारों से जुड़ करके उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए छोटे छोटे स्तर पर प्रयास कर रही है। अब आप क्या सोच सकते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय की एक संकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया तो आप उपहास उड़ाते थे कि अरे बताइए इस देश में प्रधानमंत्री शौचालय बनवा रहा है, आप उपहास उड़ाते थे। गरीब खाद्यान्न योजना, अरे कांग्रेस के रक्षा मंत्री जब वो कांग्रेस के जो कृषि मंत्री कभी शरद पवार हुआ करते थे, हम सब लोग विपक्ष में थे। विदर्भ का जो भुखमरी वाली स्थिति थी, वहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा था, विपक्ष में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था कि इतना खाद्यान्न हमारे पास भरा हुआ है, क्यों नहीं हम निर्धनों को, किसानों को जिन्होंने स्वयं उपजाया है, इनको निःशुल्क दे देते हैं। उस समय कृषि मंत्री शरद पवार जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा था इस बात के लिए, जो आज उनका मुंह बदल गया है। शायद हमें लगता है किसानों का पाप उनको ले गया। तो उन्होंने कहा था कि हम समुद्र में फेंक देंगे, जला देंगे, लेकिन हम किसानों को और गरीबों को मुफ्त में अनाज नहीं देंगे। हमारी सरकार ने उस संकल्पना को साकार किया कि किसान जो कि अन्नदाता है हमारे देश का, और यदि वो कभी संकट में आता है तो हमारी सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसके साथ खड़ी है। कोरोना काल से लेकर के आज तक बराबर साथ है, गरीबों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, किसानों के साथ है। आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है। आप सांस्कृतिक पुनरुद्धार के मसीहा के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी उभर करके सामने आए हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी को एक विश्व लीडर के रूप में आप नहीं मानेंगे, लेकिन वैश्विक जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो उसको महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कर्मठता में, कर्मशीलता में कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार अनवरत लगी हुई है इसी कार्य में। आपके पास मुद्दे नहीं है, निकल करके आए 80 हराओ। अरे आप तो 80 हराओ, मैं कहता हूं कि आप 80 हराओ, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर लागू होगा। वो खुद कह रहे हैं कि हमको 80 हराओ, 80 की 80 हराओ और भाजपा को जिताओ। और आप देख लेना, मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज आप देखिए ना, सुरक्षा, संरक्षा, विकास, इसकी आप बयार बह रही है। आप देखिए तो जनता इस सुख को अनुभव कर रही है। तो जनता अब इतनी भ्रमित नहीं है जैसा कि आप सब लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सही निर्णय देगी और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी में अब की बार प्रदेश की जनता डालेगी। जी देखिए, तो नीति का ज्ञान आया है तो बिल्कुल साफ संकेत है। लोकसभा चुनाव 2024 का वेब की चुनते ही आप ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के और मुख्य विपक्षी का तो कहीं ना कहीं उस भरना और जनता को एक संदेश देना उनके इस बयान और ये होना। लेकिन आप ये देखिए ये भी हमारे 2014 से बड़ा मैंडेट देश में नहीं मिला। 2019 में दोबारा एक बार दे दिया, लेकिन आप 80 तक नहीं जीत पाए। जब 14 और 19 में 80 में से 80 नहीं जीत पाए तो ये मुंगेरी लाल की दूसरी चीज। आपने कहा कि जब भाजपा का कार्यकर्ता, तो मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाजपा का कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर और सारे देश तक का कितना हताश है साहब कि उसकी पीड़ा स्वयं भाजपा के नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ता कितना हताश है ये भाजपा के तरीके। और 2019 में जो बात जो चुनाव में जनता ने आपको टिकट दिया, देखिए गठबंधन की बात की गई
तो साहब इससे पहले गठबंधन हुए 2014 में आपकी पार्टी ने प्रदेश से लेकर संपूर्ण राष्ट्र के साथ किस तरीके से कितने दलों के साथ गठबंधन किया। कभी कभी स्थितियां आई ऐसी आई कि साहब विपरीत विचारधारा के दलों के साथ आपकी पार्टी को समझौता और वो तो आपके पुराने साथी चाहे अकाली हो चाहे शिवसेना हो आप चलेंगे। और आप साहब कहते हैं कि साहब कार्यकर्ता से लेकर और हम 2024 की ईमानदारी से चुनाव जीतेंगे। आप कैसे चुनाव जीतेंगे? आपके पुराने साथी सब आपको छोड़ के जा चुके हैं और अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि साहब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। शौचालय शायद 2014 से पहली बार इससे पहले शौचालय शायद कभी किसी ने नहीं। इसी तरीके से खाद्यान्न योजना की आपने बात की। भाई हमारे टाइम साहब शक्कर और मिट्टी का तेल भी बढ़ता था, वो भी साहब गायब हो गया। किसानों के प्रति इतनी सजग और जिम्मेदार आपकी सरकार, आपको तो बधाई देना चाहिए कि 1200 किसानों हो जाने के बावजूद आपको 3 कृषि काले कानून आपको वापस लेने पड़े। और आप साहब कहते हैं कि साहब हम किसानों के हितैषी हैं, साहब किसानों के प्रति इतने निष्ठावान हैं। तो साहब कितने समय तक साहब खुले आसमान के नीचे बैठे रहे किसान। और दूसरी चीज आप देखिए कि आपने कहा सरकारी लगा हुआ है। अखिलेश जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। मैं बताना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कि 2024 में कांग्रेस सरकार की ईमानदारी से दिल्ली में बनाने जा रही है। कर्नाटक के बाद जितने भी इस प्रदेश जितने भी 4-5 राज्यों के चुनाव हैं पूरी ईमानदारी से कांग्रेस वापसी करेगी। अभी प्रदेश की आप लोग तैयारी कर लीजिए, आज हम होगा। विकास पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अखिलेश यादव जी के उस बयान को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई पहलू होते हैं। केवल नारों के बल पर हम सत्ता नहीं हासिल कर सकते, हम सत्ता की कुर्सी तक नहीं जा सकते। जैसा मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने पहले भी कहा है, नारे उत्साह बढ़ाने का काम कर सकते हैं, नारे स्फूर्ति लाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जिस जनता को वोट करना है उस जनता को वोट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो है नीति, नियत और नेतृत्व। हम अपनी नीति, नियत और नेतृत्व के बल पे ही जनता को कन्विंस कर सकते हैं, जनता के अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ हम हैं और हम आपको वो दे सकते हैं जो आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, पहली बार ऐसा देखने में आया है। आपको याद हो कि कांग्रेस के बाद कोई पहली बार ऐसा राष्ट्रीय दल है जो विशुद्ध रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने 2-2 बार बनाई है। कांग्रेस के अलावा कभी आज तक ये संभव नहीं हुआ है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कई छोटे छोटे विषय हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अन्य दलों की क्या नाकामियां रही, अगर नाकामियां नहीं होती तो हमें जनता ने मौका नहीं दिया होता। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं बड़ी लकीर हमारे नेतृत्व ने भी खींचने का काम किया। हमने बहुत पहले ये कहा था कि हम जिस मिशन और विजन को लेकर के जनता के बीच गए, हमने उन्हें पूरा करने का काम किया। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे आज राम मंदिर निर्माण की बात हो, और चाहे कॉमन सिविल कोड, आपने आज इस पर भी वर्डिक्ट सुना होगा, आज इस पर भी नोटिफिकेशन आया है। तो ये दिखा रहा है कि हम अपने नीति और नियत और नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है। हम लोभ और लालच की राजनीति करने वाले दल नहीं है, हम केवल सत्ता की लालच में राजनीति करने वाले दल नहीं है, हम जनता के लिए, जनता के हित में काम करने वाले दल हैं। और यही कारण है कि जनता हमारे साथ बदस्तूर खड़ी नजर आती है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी ने तो इससे पहले भी भाई साहब नारा दिया था। आपको याद हो, समय बचा है, शेष आ रहे हैं अखिलेश, बड़ी तमगे के साथ बड़े होर्डिंग बैनरों में ये नारा लगा हुआ था। कहाँ दिखा? जनता ने कह दिया समय बचा है बहुत और इंतजार करिए श्री अखिलेश। तो ये जनता तय करती है ना, ये हम आपके नारे नहीं तय करते हैं। दूसरी चीज, एक नारा बहुत प्रचलित था कि नई हवा है, नई सपा है। जनता ने कह दिया कि साहब नहीं, हवा जरूर नहीं है लेकिन सपा वही पुरानी है, वही टायर है, वही ट्यूब है, वही साइकिल है, वही पैडल है, बस उसके अंदर हवा नहीं डाल के उसे नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता को कन्विंस ही नहीं कर पाए। जनता
आपको समझना पड़ेगा। जिस उत्तर प्रदेश को अपराध के लिए जाना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को कब्जा प्रथा के लिए जाना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को बलात्कारियों को मंत्री बनाने के लिए जाना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश में खनन माफिया पूरी सरकार चलाया करते थे, जिस उत्तर प्रदेश में अधिकारी खुलेआम रिश्वत लिया करते थे, जिस उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता जनता की सेवा नहीं करता था, जिस उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता थानों की बोली लगाता था, इस उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से ये कहा जाता था कि बंद हमारी और खुली हमारी, बंद हमारी और खुली तुम्हारी, तो बंद तुम्हारी और खुली हमारी। तो इस तरीके के नारे इस उत्तर प्रदेश में दिए जाते थे। आज इस उत्तर प्रदेश ने उन सारी जो कोल कल्पित जो व्यवस्थाएं थी, जो इस काला बदनुमा दाग था इस उत्तर प्रदेश पे, वो सब धो दिया। कब धो दिया? जब उसने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मुहर लगाई। और कमल का ही ये परिणाम था कि दोबारा आप ये समझिए 37 साल में कोई सरकार इस उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट होने को आई है। ये बहुत बड़ा विषय है। आज उत्तर प्रदेश में किस मुंह से अखिलेश यादव जनता के बीच में जाएंगे, ये बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय पटल का चुनाव है। मुझे बताएंगे, पूरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से बताएं भाई कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा से अलग कर लिया अखिलेश यादव जी ने अपने आप को। क्यों अखिलेश यादव जी थर्ड फ्रंट में बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे रेड्डी बंधु हो, उनके साथ अपना अलग अलायंस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष बिखरा विपक्ष है और इस विपक्ष के पास माननीय मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं है। यही कारण है कि हम बड़े लेवल पर ये चुनाव 2024 का पुनः जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, लेवल बड़ा है या छोटा है, नेता का कद कितना बड़ा है, ये जनता तय करती है। आपके एक स्मृति, राजनीतिक स्मृति है, इंदिरा जी के कद के बराबर भी कोई नहीं था। विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, जेलों में भरे थे विपक्ष के लोग। वो क्रांति आई, वो परिवर्तन आया कि सत्ता घुटनों पे आ गई। एक प्रश्न ये आया हमारे सामने, 80 जिताओ किसको? 80 उसको जिताओ जो देश को बेचने की बात न करता हो। 80 उसको जिताओ जो देश के लिए ये न कहता हो कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना शर्म की बात थी। 80 उसे जिताओ जिसकी सरकार में ऐसे लोग ना मंत्री हो जिनके आवारा नशेड़ी लड़के किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हों। 80 उसे जिताओ जो पहलवानों के साथ खड़ी हो पार्टी, जो लोग पहलवानों के देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों के लिए लड़े, ना कि बलात्कारियों के लिए संघर्ष करें। 80 उन्हें जिताओ, उनको हराओ। ये नारा इसलिए दिया गया है कि बलात्कारियों के पक्ष में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। कुलदीप सेंगर के लिए नहीं किया गया, कठुआ रेप कांड के बाद नहीं किया गया, कहां नहीं किया गया? आज देखो ब्रजभूषण सिंह कितनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जा रही है। दूसरा सवाल आया, धारा 370 राम मंदिर, 370 हटा दी, 371 भी हट गई मान्यवर। 371 का तो पता भी नहीं है लोगों का। राम मंदिर आपके मैनिफेस्टो में था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर राम मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात ये कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है, राम मंदिर पूरे भारत से राम भक्तों का चंदा जो इकट्ठा हुआ है, जिसमें मैंने स्वयं चंदा दिया है, उस चंदे के पैसे से राम मंदिर बन रहा है। सरकार नहीं बनवा रही है, पार्टी नहीं बनवा रही है। और मुलायम सिंह यादव जी ने दिया चंदा, अखिलेश यादव जी ने दिया चंदा। बताएं पूरे देश को भाई, अभी खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा कि आपकी नियत और मीठी नियत नेतृत्व कैसा है। बताइए भाई, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं दिया? आपको मालूम नहीं दिया? नहीं दिया। जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं वो चंदा तो छोड़िए, वो बहुत लंबा में है, राम के खिलाफत में नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो राम से नफरत करते हैं। उन्हें राम से नफरत है क्योंकि उनकी राजनीति तुष्टीकरण से चलती है, इसलिए उन्होंने चंदा नहीं दिया। सवालों से जवाब ले लो भाई, सवालों से जवाब ले लो, उसके बाद बोल लेना। आपने इतने सारे सवाल कर दिए और आप बता रहे हो। देखो ऐसा है, ये राम मंदिर जो गोलीकांड था, हम तो ये निवेदन करेंगे कि इस पे एक अलग से डिबेट कर ली जाए, क्योंकि हर बार यही मुद्दा आ जाता है, फिर उस पर बोल भी नहीं पाते हैं। अपराध से पहचाना जाता था उत्तर प्रदेश, अब तो रामराज्य से पहचाना जाता है, जहां जज साहब के सामने धाए होती है। और खनन माफिया चलाते थे
सरकार, अर्चना पांडे जी की एक चैट वायरल हुई थी, खनन मंत्री थी वो, क्या था उसमें सब आप लोग जानते होंगे। अधिकारी रिश्वतखोरी चलती थी। बुलंदशहर सदर के विधायक ने डीएम को चिट्ठी लिखी है कि शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण में 48,000 रुपए हमसे रिश्वत ले ली असला बाबू ने, तब नवीनीकरण हुआ। सत्ता पक्ष के एमएलए का काम भी बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हमारे कार्यकर्ता जन सरोकार के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आपके अपने विधायक अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, बलात्कारियों को मंत्री में। अरे भैया, ये बात आप कहेंगे, चिन्मयानंद जी के ऊपर लगा हुआ बलात्कार का केस वापस लेने के लिए सरकार ने शाहजहांपुर के प्रशासन को चिट्ठी लिख दी कि ये केस वापस लिया जा रहा है, लेकिन पीड़िता की मां जब हाईकोर्ट चली गई तब वो मामला बचा। और भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बात करती है, बताया पिछड़ों के साथ है, जातीय जनगणना करा दो अगर पिछड़ों के साथ हो आप तो। जनता के वैश्विक लीडर है मोदी जी। एक बात रहेगी, 1 मिनट की बात रहेगी प्लीज। वैश्विक लीडर मोदी जी, इस बात को बोल लेने दो बस। इसी देश के 15 स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है। आधा देश में लीडर नहीं मानता है, आप वैश्विक लीडर बता रहे हैं। अब आप अपने लीडर को तो मतलब बता दो कि पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी के बाद उन्हीं का नंबर है, तो फिर तो अपने मुंह से तो अपना कुछ भी कहा जा सकता है। इस देश की आधे से अधिक जनता उन्हें नेता नहीं मानती। शेखर भाई, ये जनता तय करती है, विश्व के नेता तय करते हैं, तो उसका जवाब तो वैश्विक धरातल पर मिल चुका है, उसमें कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि झूठ प्रलाप करना शायद भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी शोभा नहीं देता, न कार्यकर्ताओं को शोभा देता। हम सब लोग कार्य में विश्वास रखते हैं। आप ये देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के साथी और कांग्रेस के साथी मानेंगे कि जो ऐतिहासिक कार्य जो आप सब लोग सोच भी नहीं सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो किए। धारा 370 पे क्या कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, 71 एक कतरा नहीं बहा। राम मंदिर निर्माण का, अरे राम मंदिर निर्माण का अब आप कह रहे हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला देने की स्थिति में? हाँ, यही मैं कहना था, यही सुनना चाहता था कि सरकार के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है, और जिस जज ने फैसला सुनाया वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंच गया तुरंत। यही सुनना चाहता था मान्यवर मैं आपके मुंह से कि न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। ठीक है भाई, हाँ बोलना दे। हाँ, खत्म करिए, 2 मिनट रह गए केवल हमारे। बात दबाव की नहीं है, बात परिस्थितियों की है। अगर परिस्थितियां बदली नहीं है तो मध्य प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में हनुमान जी के मंदिर क्यों घूम रहे हैं? अरे वही मध्य प्रदेश का हड़पी हुई सरकार चल रही है, हड़पी हुई सरकार चल रही है, वही मध्य प्रदेश, उसी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप, जहाँ सीबीआई द्वारा हड़पी सरकार है। आप तो ये भी कह सकते हो कि देश की हड़पी हुई सरकार है। ये भी तो है, जनता फैसला करती है, ऐसा नहीं है। ये झूठ मत फैलाइए, इससे अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं। आप पूरे वैश्विक परिदृश्य में और भारतीय परिदृश्य में आप सरकारों का अगर निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो आप ये पाएंगे अपने, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथी हो चाहे कांग्रेस के, कि वर्तमान सरकार बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। आपके पास पूरे विपक्ष में इसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए भानुमति का कुनबा जोड़ने का एक जो असफल प्रयास हो रहा है, ये कभी सफल होने वाला नहीं, क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये अहंकार सबको हमेशा रहा है, ये अहंकार हमेशा सबको रहा है कि मेरा कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि हर व्यक्ति का विकल्प हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। जिसको ये अहंकार हो गया कि मेरा कोई विकल्प नहीं, उसका तो नाश होना निश्चित है। और मुझे लगता है दीपक बुझने से पहले जिस तरह से लक्ष्य छोड़ता है उसी तरह से भाजपा छोड़ रही है। आप ये देखिए कि शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट आया है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, 1 मिनट के लिए। हाँ, मोदी को हराना महत्वपूर्ण है। क्यों हराना महत्वपूर्ण है? कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे, किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर मोदी की सत्ता बनी रही तो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए मोदी को हराना बहुत जरूरी है।
ये सब चीजें जनता जानती है, इस मुगालते में मत रही है। एक अकेला सब पर भारी, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि पूरा बिखरा हुआ विपक्ष है और एक सूत्र में पिरी हुई सरकार है। एक सूत्री एजेंडा है हमारा और हम उस एजेंडे पर जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं। 1,67,000 बूथों पर हमारी बूथ की टीम रेडी है इन सारे विरोधियों की हवा निकालने के लिए। मैं चुनौती देता हूं अखिलेश यादव जी ने अपना जो सम्मेलन, अरे सर सुन लीजिए, सर सुनिए, सर निवेदन है, सुनिए सर। समाजवादियों से मुझे डर लगता है साहब, पता नहीं कहां क्या करवा दे, इसलिए समाप्त अंतिम चरण है। आज की बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका, विकास जी का, वरुण का, आलोक जी का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय पर, नई बहस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।